हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लाइफ शिल्प अकेडमी। आज हम अपनी क्लास का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं ऑन माइग्रेटरी वर्ड्स। पिछली क्लास में हमने कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड्स कवर किए थे जो इंग्लिश लैंग्वेज में डिफरेंट लैंग्वेजेस से आए हैं, जैसे कि लैटिन, फ्रेंच, जर्मन और इटालियन। ये वर्ड्स कॉमनली हमारी डेली लाइफ में यूज होते हैं और असल में दूसरे कल्चर्स और लैंग्वेजेस से माइग्रेट होकर इंग्लिश का पार्ट बनते हैं। आज के सेशन में हम नेक्स्ट 30 वर्ड्स एक्सप्लोर करेंगे जो अपने डिस्टिंक्ट मीनिंग्स के साथ और ओरिजिन्स के साथ इंग्लिश वोकैबुलरी को और भी रिच बनाते हैं। इन वर्ड्स की कहानियां बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इनके थ्रू हम कल्चरल एक्सचेंज और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के बारे में बहुत कुछ जान पाते हैं। सो गेट रेडी क्योंकि आज हम वर्ड्स जैसे निर्वाणा, पेपराजी का मीनिंग, ओरिजिन और उनके रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। लेट्स मेक दिस सेशन मोर इंटरैक्टिव। तो अगर आपको कोई और ऐसा माइग्रेटरी वर्ड पता है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में अडॉप्ट किया गया है और दूसरी लैंग्वेज से आया है, तो प्लीज डू मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2 ऑफ माइग्रेटरी वर्ड्स। द फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज एल दांते। एल दांते एक इटालियन टर्म है जो स्पेशली पास्ता के परफेक्ट टेक्सचर को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होती है। इसका लिटरल मतलब होता है टू द टूथ, ठीक है, या फिर कुक्ड बट स्टिल फर्म व्हेन बिटन, यूजुअली यूज फॉर पास्ता, राइट। यानी जब पास्ता को बाइट करते हैं तो वो थोड़ा रेजिस्ट करे लेकिन अंदर से चूई और फर्म हो, बिल्कुल ओवर कुक्ड या मशी पास्ता की तरह नहीं, ठीक है। इटालियन क्विजीन में पास्ता को एल दांते कुक करना एक आर्ट माना जाता है क्योंकि ये इंश्योर करता है कि पास्ता का टेक्सचर और टेस्ट दोनों बैलेंस्ड रहे, ठीक है। तो बेसिकली एल दांते इज यूज्ड एज अ टर्म जब हम पास्ता कुक कर रहे हैं। तो पास्ता एल दांते करो का मतलब है कि ऐसा कुक करो कि वो थोड़ा फर्म हो, चुई हो, लेकिन वो एकदम कच्चा भी नहीं होना चाहिए, ना ही वो एकदम ओवर कुक हो, ना ही अंडर कुक हो। तो परफेक्ट स्टेट ऑफ पास्ता, जैसे आई प्रेफर माई स्पेगेटी एल दांते फॉर द परफेक्ट टेक्सचर। मुझे अपना जो स्पेगेटी है, जो पास्ता है, वो एल दांते ही पसंद है। मुझे उसका जो टेक्सचर है वो परफेक्ट होता है एल दांते के उसमें, ठीक है। अगर वो ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगा तो मजा नहीं आएगा, ज्यादा अगर वो हार्ड रहेगा तो वो कच्चा रह जाएगा, ठीक है। तो एक सेटिस्फाइंग बाइट मिलती है जब एल दांते कुक होता है, ठीक है, जो डाइनिंग एक्सपीरियंस को और एनहांस करता है। तो एल दांते इज बेसिकली यूज्ड इन टर्म ऑफ कुकिंग, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज अमोक। अमोक एक मलाय ओरिजिन का वर्ड है जिसका मतलब है किसी भी सिचुएशन में अपने इमोशंस को पर कंट्रोल खो देना और बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल बिहेवियर दिखाना, ठीक है। बेसिकली बिहेविंग अनकंट्रोलेबली एंड डिस्ट्रक्टिवली। पहले ये टर्म साउथ ईस्ट एशियन कल्चर्स में यूज होती थी जब कोई इंसान बहुत वायलेंट रेज में जाकर बिहेव करता था, जैसे किसी ने अपना जो टेम्पर है वो बिल्कुल खो दिया है, ठीक है। जैसे द चिल्ड्रन रैन अमॉक इन द पार्क आफ्टर ईटिंग टू मच शुगर, के जो बच्चे थे वो पार्क में एकदम पागलों के जैसे भागने लगे, उनका कोई कंट्रोल नहीं था, ठीक है। या फिर शॉपिंग मॉल में सेल चल रही होती है तो लोग अमोक होकर कपड़े उठा रहे हैं, ठीक है, कि बिल्कुल देख ही नहीं रहे, सोच ही नहीं रहे, कपड़े उठाने से पहले जो दिख रहा है सब उठा लिया, ठीक है। तो एकदम अनकंट्रोलेबल बिहेवियर को अमोक कहते हैं, ठीक है। आज के मॉडर्न कंटेक्स्ट में ये वर्ड किसी भी एक्सट्रीम केओटिक बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता है, जैसे किसी ने बिना सोचे समझे वाइल्ड पार्टी कर दी या फिर किसी ने इम्पल्सिवली कोई डिसीजन ले लिया, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज अम्यूज बुश। अम्यूज बुश एक एलिगेंट फ्रेंच टर्म है जो एंटरटेन द माउथ का आइडिया देता है, ठीक है। ये एक बेसिकली छोटी एपेटाइजर डिश को रेफर करता है जो मील के शुरू होने से पहले सर्व होती है। ये जो शेफ है उसकी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री होती है और इसका जो पर्पस होता है वो आपके पैलेट को एक्साइट करना होता है और आपको मेन कोर्स के लिए प्रिपेयर करना है। जैसे जो रेस्टोरेंट है उसमें एक बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलिशियस अम्यूज बूश सर्व किया गया, तो मतलब एक बहुत ही टेस्टी एपेटाइजर सर्व किया गया।
या द शेफ सरप्राइज्ड अस विद अ डिलिशियस अम्यूज बूश टू स्टार्ट द मील। ठीक है, अम्यूज बूश को ट्रेडिशनली एक सिंगल बाइट के साइज पोर्शन में प्रेजेंट किया जाता है, और ये शेफ के culinary स्किल्स को शोकेस करता है कि जो शेफ है वो कितना ज्यादा क्रिएटिव है या कितना स्किल्ड है। तो अम्यूज बूश इज बेसिकली अ स्मॉल एपेटाइजर। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज एंदांते। एंदांते एक इटालियन टर्म है। एंदांते का म्यूजिक में मतलब होता है एक मॉडरेट लेजरली पेस, जो कि काम और रिलैक्स्ड फीलिंग प्रोवाइड करता है। ये वर्ड उन म्यूजिकल कंपोजिशंस के टेम्पो को डिस्क्राइब करता है जो स्लो और स्टेडी फ्लो के साथ चलती है, यूजुअली एक सूदिंग और पीसफुल वाइब क्रिएट करने के लिए। ठीक है, जैसे पियानो प्लेयर ने एक एंदांते मेलोडी प्ले की जो सबको बिल्कुल काम कर गई और सबको रिलैक्स कर दिया जिसने। ठीक है, या द सिम्फनी ट्रांजिशनड इनटू अ ब्यूटीफुल एंदांते मूवमेंट। ओके, बहुत ही काम, बहुत ही स्लो पेस पे म्यूजिक जो चल रहा है। ओके, क्लासिकल म्यूजिक में अंदांते पीसेस को अक्सर मीडिएटिव और सोलफुल एक्सप्रेशंस के लिए यूज किया जाता है, जो कि एक लिसनर का जो मूड है उसको अपलिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अंदांते इज अ म्यूजिकल टेम्पो जो कि एक मॉडरेटली या फिर एक स्लो पेस पे चलता है। नेक्स्ट वर्ड इज अफिक्शनादो। अफिक्शनादो एक स्पेनिश वर्ड है जो उन पैशनेट और नॉलेजेबल लोगों के लिए यूज होता है जो किसी स्पेसिफिक हॉबी, आर्ट या सब्जेक्ट में बहुत डीप इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है, पैशनेट फैन और एक्सपर्ट ऑफ अ पर्टिकुलर इंटरेस्ट। ये टर्म कॉमनली एंथुजियास्ट के लिए यूज होता है जो अपने पैशन के बारे में इन डेप्थ नॉलेज रखते हैं और उसका अप्रिसिएशन करते हैं। जैसे अम, कोई अपने किसी को वाइन का बहुत शौक होता है, वाइन टेस्ट करने का। ठीक है, वाइन कलेक्ट करने का। तो एक वाइन अफिक्शनादो हो सकता है जिसके पास हर टाइप की वाइन उसके कलेक्शन में हो, हर बॉटल के बारे में उसको बहुत अच्छे से डिटेल्स हो। ठीक है, तो ही इज एन अफिक्शनादो ऑफ जैज म्यूजिक कलेक्टिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो एक जैज म्यूजिक का एंथुजियास्ट है, वो उसका एक्सपर्ट है, उसके पास दुनिया भर के जैज म्यूजिक के रिकॉर्ड्स हैं। ओके, अफिक्शनादो का मतलब होता है एक लॉयल एडमायरर जो अपने चोजन फील्ड में एक्सपर्ट है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, म्यूजिक हो, कार्स हो या कोई और नीश हॉबी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज ब्रवाडो। ब्रवाडो एक स्पेनिश ओरिजिन वर्ड है जो अननेसेसरी दिखावा करने वाली हिम्मत को रेफर करता है। ठीक है, अ शो ऑफ बोल्डनेस और कॉन्फिडेंस इंटेंडेड टू इम्प्रेस। किसी को इम्प्रेस करने के लिए जो आप दिखावा कर रहे हो कि आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो या बहुत बोल्ड हो, उसे ब्रवाडो कहते हैं। ये वर्ड उन लोगों के लिए यूज होता है जो अपने आप को फियरलेस और बोल्ड दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल में उन्हें उनके जो एक्शंस हैं वो बस एक फसाड है, वो एक प्रिटेंशन है, एक झूठ है। ठीक है, प्रिटेंस है। जैसे अ, उसने अपने दोस्त के सामने मोटरसाइकिल बिना हेलमेट के चलाकर ब्रवाडो दिखाया। ठीक है, कि उसको डर नहीं लगता, ये दिखाने की कोशिश की, लेकिन सबको पता है कि वो एक्चुअली में कितना डर रहा था। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में ब्रवाडो यूज होगा। ओके, हिज ब्रवाडो इन फ्रंट ऑफ द बॉस वाज जस्ट कवर फॉर हिज नर्वसनेस। कि उसका जो फसाड था, जो प्रेटेंस था कि बहुत कॉन्फिडेंट है वो बस एक फसाड था, वो एक कवर था, क्योंकि वो एक्चुअली में बहुत नर्वस है, तो वो शो कर रहा था कि वो बहुत कॉन्फिडेंट है। ठीक है, तो ब्रवाडो, ब्रवाडो इज द शो ऑफ बोल्डनेस एंड कॉन्फिडेंस। ओके, तो ब्रवाडो अक्सर टीनेज बिहेवियर या रिस्की स्टंट्स के लिए यूज किया जाता है जहां रियल करेज कम और शो ऑफ ज्यादा होता है। नेक्स्ट वर्ड इज क्लीशे। क्लीशे एक फ्रेंच वर्ड है जो ऐसे एक्सप्रेशंस या आइडियाज को रेफर करता है जो इतनी बार यूज हो चुके हैं कि अब वो अनओरिजिनल और बोरिंग लग रहे हैं। ठीक है, एन ओवर यूज्ड एक्सप्रेशन दैट हैज लॉस्ट इट्स ओरिजिनलिटी। ओके, अक्सर लिटरेचर, मूवीज और मीडिया में वही पुरानी प्रेडिक्टेबल सिचुएशंस को क्लीशे कहते हैं। ठीक है, जैसे रोमांटिक मूवीज में वो क्लीशे सीन्स होते हैं, लड़का लड़की बारिश में मिल रहे हैं और प्यार हो रहा है। ठीक है, या फिर जो क्लीशे मोमेंट्स हम देखते हैं। ठीक है, क्लीशे
तब नेगेटिव कॉनोटेशन ले लेता है जब क्रिएटिविटी की कमी के साथ सेम ओल्ड फॉर्मूला रिपीट हो रहा, ठीक है। तो कहीं पर कोई क्रिएटिविटी नहीं दिख रही है, सिर्फ सेम वही घिसी पिटी चीज को दोबारा चलाया जा रहा है, रिपीट किया जा रहा है, तो क्लीशे है, बहुत नेगेटिव टर्म में यूज किया जा रहा है। ठीक है, वहां पर कोई नैरेटिव को प्रिडिक्टेबल या फिर लेस एंगेजिंग बनाया गया है, तो वो क्लीशे है। द स्टोरी वॉज फिल्ड विथ क्लीशेज एंड प्रिडिक्टेबल प्लॉट ट्विस्ट, कि स्टोरीज इतनी ज्यादा क्लीशे थी, इतनी ज्यादा अनओरिजिनल अनऑथेंटिक थी कि सबको पता था कि क्या होना है, ठीक है। तो जब आपको ऑलरेडी पता है कि क्या ट्विस्ट आएगा, क्या प्लॉट है, दैट मीन्स वो स्टोरी बहुत क्लीशे है। नेक्स्ट वर्ड इज कनोइजर। कनोइजर एक फ्रेंच टर्म है जो किसी ऐसे इंसान के लिए यूज होती है जो किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट का एक्सपर्ट या स्पेशलिस्ट है, जैसे आर्ट, फूड, वाइन एटसेट्रा। कनोइजर वो होता है जो किसी चीज की इंट्रिकेसीज को डीपली अप्रिशिएट करने की एबिलिटी रखता है, ठीक है, और उसके नुएंसेस को समझने में बहुत एक्सपर्टीज है उसके पास, ठीक है। जैसे राहुल एक वाइन कनोइजर है, ठीक है, उसे हर टाइप की वाइन के फ्लेवर्स और अरोमास के बारे में अच्छी नॉलेज है। कनोइजरशिप एक सोफिस्टिकेटेड टेस्ट और रिफाइंड पैलेट को इंडिकेट करता है, ठीक है। अगर आप एक कनोइजर हैं, दैट मीन्स आप अपने किसी भी चीज में जो है एक्सपर्ट हैं। आप फूड के एक्सपर्ट हो सकते हैं, आप आर्ट के एक्सपर्ट हो सकते हैं, ओके। तो एक सोफिस्टिकेटेड टेस्ट वाले पर्सन को कनोइजर कह सकते हैं हम। और ये टर्म उन लोगों के लिए रिजर्व है जो अपने फील्ड में अनमैच्ड एप्रिसिएशन और डिस्क्रिमिनेट दिखाते हैं, ठीक है, कि बहुत ही ज्यादा एक्सपर्टीज है, बहुत नॉलेज है उन्हें अपनी फील्ड के बारे में, तो वो एक कनोइजर है अपनी फील्ड के। नेक्स्ट वर्ड इज देजावू। देजावू एक फ्रेंच टर्म है। देजावू एक ऐसी मिस्टीरियस फीलिंग को डिस्क्राइब करता है जहां आप किसी चीज को, आपको ऐसा लगता है कि आप किसी चीज को पहले ही एक्सपीरियंस कर चुके हैं, लेकिन वो मोमेंट आपके लिए बिल्कुल नया है, ठीक है। इसका लिटरल ट्रांसलेशन होता है ऑलरेडी सीन, या फिर द फीलिंग दैट वन हैज एक्सपीरियंस समथिंग बिफोर। ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि आपको लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो पहले हो चुका है, ठीक है। तो जैसे मुझे मीटिंग के बीच में सडनली डेजा वू का एहसास हुआ, जैसे ही मोमेंट पहले भी देख चुका हूं मैं, ठीक है। या आप कुछ बोलते हो तो कभी कभी आपको लगता है कि ये चीज तो मैंने एग्जैक्ट ऑर्डर में पहले भी बोली है, या कोई चीज हो रही है, कोई एक्शन हो रहा है, तो आपको लगता है कि ये तो मैं पहले भी देख चुका हूँ, ठीक है। तो जब आपको ऐसा लगता है कि ये चीज मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ, बट आपको पता है कि पहले नहीं हुआ है ये चीज, ठीक है, ये फर्स्ट टाइम है जो हो रहा है, या ये आप अभी एक्सपीरियंस कर रहे हो, ठीक है, बट आपको ऐसा फील हो रहा है कि पहले हो चुका है, तो उसे कहते हैं देजा वू। देजा वू को अक्सर अनएक्सप्लेन्ड मेमोरीज या पैरेलल यूनिवर्सेस के कॉन्सेप्ट के साथ एसोसिएट किया जाता है, लेकिन साइंस कहता है कि ये बेसिकली ब्रेन की जो मेमोरी सर्किट है उसमें ग्लिच होने की वजह से होता है, ठीक है। तो जहाँ एक नया एक्सपीरियंस पुराने या फिर सिमिलर एक्सपीरियंस के जैसा होता है, तो आपको लगता है कि वो सेम है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है। जैसे वॉकिंग थ्रू द ओल्ड नेबरहुड गेव हिम अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ डेजा वू, कि वो अपने पुराने जो नेबरहुड था उसमें जा रहा था, तो उसको बहुत ही डेजा वू वाली फीलिंग आ रही थी, जैसे वो सब कुछ हो चुका है पहले ही, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज फिएस्टा। फिएस्टा एक स्पेनिश टर्म है। फिएस्टा एक बड़े सेलिब्रेशन या फिर ग्रैंड पार्टी को रेफर करता है, यूजुअली किसी रिलीजियस या कल्चरल इवेंट के लिए, ठीक है। स्पेन और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में फिएस्टास बहुत कलरफुल और लाइवली इवेंट्स होते हैं, जहां लोग म्यूजिक, डांस, ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स और फूड के मजे लेते हैं, ठीक है। फिएस्टास अक्सर पूरी कम्युनिटी को एक साथ लाती हैं, ये कार्निवल जैसे होते हैं, ठीक है। जैसे रियो डी जेनेरियो में कार्निवल होता है, या फिर स्पेन में ला टोमाटीना होता है, जो टमाटर वाला फेस्टिवल होता है। तो बेसिकली फिएस्टा मतलब होता है एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन, एक बहुत बड़ी पार्टी, ओके। ये इवेंट जो स्पेशली क्या करते हैं, सोशल बॉन्ड्स को मजबूत बनाते हैं और कल्चर के वाइब्रेंट एस्पेक्ट्स को सेलिब्रेट करते हैं। जैसे स्पेन के हर छोटे बड़े शहर में फिएस्टा दी सन फर्मिन जैसे ग्रैंड फेस्टिवल्स होते हैं, जहां पूरा शहर जश्न में डूब जाता है, ओके। या फिर
The town held a grand fiesta to celebrate the harvest. ओके, जब हार्वेस्ट हुई, फसल कटी, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए एक बहुत बड़ी पार्टी, एक बहुत बड़ा जश्न रखा गया। तो जश्न, पार्टी, सेलिब्रेशन, इन सब का मतलब होता है फिएस्टा। नेक्स्ट वर्ड इज फ्योर्ड। फ्योर्ड एक नॉर्वेजियन वर्ड है। फ्योर्ड बेसिकली क्या होता है, एक नेचुरल ज्योग्राफिकल फॉर्मेशन जो एक नैरो डीप सी का इनलेट होता है। ठीक है, तो जो सी से माउंटेन्स के बीच में निकलता है। ओके, दोनों तरफ स्टीप क्लिफ्स होती हैं और बीच में एक सी का इनलेट है, उसे फ्योर्ड कहते हैं। फ्योर्ड ज्यादातर नॉर्वे और आइसलैंड जैसे माउंटेनियस कोस्टलाइंस में मिलते हैं, जहां ग्लेशियर्स की एक्टिविटीज की वजह से उनकी ये शेप हो जाती है। ओके, तो एग्जाम्पल, द क्रूज थ्रू द नॉर्वेजियन फ्योर्ड वाज ब्रेथ टेकिंग। नॉर्वेजियन फ्योर्ड्स का जो व्यू था, जो साइट थी, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल थी, बहुत ज्यादा ब्रेथ टेकिंग थी। फ्योर्ड की ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी को देखने के लिए काफी लोग क्रूज टूर्स पे जाते हैं, और एडवेंचरर्स और हाइकर्स के लिए ये बहुत ही अच्छा स्पॉट है, बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन है। नेक्स्ट वर्ड इज गेस्टाल्ट। गेस्टाल्ट एक जर्मन टर्म है। गेस्टाल्ट एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट। ठीक है, एन ऑर्गेनाइज्ड होल परसीव्ड एज मोर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट। ये प्रिंसिपल परसेप्शन और अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करता है, जहां ह्यूमन माइंड फ्रेगमेंट्स को कंबाइन करके एक कंप्लीट पिक्चर बनाता है। गेस्टाल्ट थ्योरी को आर्ट, डिजाइन और साइकोलॉजी में वाइडली अप्लाई किया जाता है। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी विजुअल परसेप्शन जैसे पैटर्न, सिमेट्री और ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करती है, जहां माइंड अपने आप ही क्योस से ऑर्डर बना लेता है। ठीक है, तो बेसिकली गेस्टाल्ट एक प्रिंसिपल है परसेप्शन का, एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है। Example, the team synergy created a gestalt that was greater than their individual talent. एक पूरा ऐसा organized whole, ठीक है, कि जो उनकी सारी जो टीम की सिनर्जी थी, उसकी वजह से क्या हुआ, एक गेस्टाल्ट क्रिएट हुआ। ठीक है, उनका जो कंप्लीट इम्पैक्ट था पूरी टीम का मिलाकर, वो बहुत ही ज्यादा था एज पर देयर, मतलब इंडिविजुअल टैलेंट्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें और फिर उनका एज अ टीम देखें, तो बहुत ही ज्यादा इम्पैक्टफुल था एज अ टीम, उनका जो प्ले था। ठीक है, जो भी उन्होंने खेला वो चीज, परफॉर्मेंस। ठीक है, तो गेस्टाल्ट इज बेसिकली कि पूरा जब वो एक साथ आ गए, उसके बाद वो कितना ज्यादा इफेक्टिव है, कितना इम्पैक्टफुल हुआ। नेक्स्ट वर्ड इज गुंगहो। गुंगहो एक चाइनीज फ्रेज है जिसका मतलब होता है वर्क टुगेदर। ठीक है, या फिर एक्सट्रीमली एंथुजियास्टिक एंड ईगर, समटाइम्स एक्सेसिवली सो। ठीक है, लेकिन मॉडर्न यूसेज में इसका मतलब होता है कि जब कोई बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक है या ओवरली ईगर है, तो उसकी इस क्वालिटी को बोलते हैं कि गंग हो। ठीक है, ये वर्ड उन लोगों के लिए यूज होता है जब किसी टास्क को पूरे एनर्जी, पैशन और कमिटमेंट के साथ करते हैं जो लोग, चाहे सिचुएशन कितनी भी चैलेंजिंग हो। ओके, तो गंग हो ओरिजिनली एक चाइनीज फ्रेज था जो कोऑपरेटिव स्पिरिट को प्रमोट करता था। इसका पॉपुलराइजेशन यूनाइटेड स्टेट्स के मरीन कॉर्प्स के थ्रू डब्ल्यू जब वर्ल्ड वॉर टू हुआ था, उसके टाइम पे बहुत ज्यादा फेमस हुआ था ये टर्म। एग्जाम्पल, शी वॉज एक्सट्रीमली gung ho अबाउट स्टेटिंग हर न्यू प्रोजेक्ट वर्किंग लेट इन टू द नाइट, कि वो बहुत ही ज्यादा एंथुजियास्टिक थी अपने प्रोजेक्ट को लेकर, नए प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने को लेकर, और वो पूरी रात उसने काम किया है। ठीक है, तो gung ho इज बेसिकली एक्सट्रीमली एंथुजियास्टिक। नेक्स्ट वर्ड इज हैबरडैशरी। हैबरडैशरी एक मिडिल इंग्लिश या फिर ओल्ड फ्रेंच वर्ड है। फ्रेंच लैंग्वेज का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था इंग्लिश के ऊपर। ओके, तो ये एक मिडिल इंग्लिश का वर्ड है। हैबरडैशरी उन शॉप्स को रेफर करता है जो मेंस क्लोथिंग और एक्सेसरीज के आइटम्स बेचते हैं। ठीक है, जैसे हैट्स, टाइज, बटन, जिपर्स, सुइंग अप्लाइज, सप्लाईज। ठीक है, तो सुइंग सप्लाईज और बाकी सारी चीजें जो रखते हैं, उन शॉप्स को हैबरडैशरी कहते हैं। ये वर्ड ट्रेडिशनल ब्रिटिश इंग्लिश में भी यूज होता है,
जो जनरल मेंस वेयर की छोटी मोटी चीजें कवर करता है। ओके, हैबिडैशरी स्टोर्स पुरानी वर्ल्ड चार्म का एहसास करवाते हैं, जहां क्लासिकल मेंस फैशन के एंथुजियास्ट को टेलर्ड सूट्स और एक्सेसरीज मिलते हैं जो आज के फास्ट फैशन से अलग होते हैं। ठीक है, तो हैबिडैशरी एक मेंस क्लोथिंग स्टोर, आप उसके हिसाब से बोल सकते हैं कि क्लासिक मेंस फैशन जहां पर हमें मिलता है देखने को। एग्जाम्पल, ही बॉट अ स्टाइलिश हैट फ्रॉम द लोकल हैबिडैशरी। उसने एक लोकल स्टोर से एक स्टाइलिश हैट खरीदा। नेक्स्ट वर्ड इज कैरियोके। कैरियोके एक जापानीज टर्म है। कैरियोके का मतलब होता है फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट वेयर पीपल सिंग अलोंग टू रिकॉर्डेड म्यूजिक। कैरियोके एक इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट एक्टिविटी है जहां पर लोग म्यूजिक के बैकग्राउंड पर गाना गाते हैं और लिरिक्स स्क्रीन पर डिस्प्ले होते हैं बेसिकली, और उसके बाद वो स्क्रीन से लिरिक्स देखकर पढ़ते हैं और जो पीछे म्यूजिक बज रहा होता है उसके साथ वो सिंक में गाना गाते हैं। ये वर्ड केरा और ओके ऐसे दो वर्ड से मिलकर बना है और इसका मतलब होता है गाने के बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ गाना। ठीक है, लेकिन बिना ओरिजिनल सिंगर की वॉइस के, तो उसमें सिंगर की वॉइस नहीं होती, सिर्फ म्यूजिक होता है। एग्जाम्पल, वी हैड अ ग्रेट टाइम सिंगिंग आवर फेवरेट सॉन्ग्स एट द कैरियोके बार। ठीक है, कैरियोके ज्यादातर जो है आजकल जगहों को भी बोलते हैं जहां पर ये एक्टिविटी आप कर सकते हो। ठीक है, तो कैरियोके बार्स और लाउंजेस जापान के सोशल कल्चर का एक मेजर पार्ट है और आज ये वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हो चुके हैं और कैरियोके का मजा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ सोशल गैदरिंग्स में लिया जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज ऑल्सो जापानीज विच इज किमोनो। किमोनो एक ट्रेडिशनल जापानीज गारमेंट है जिसकी बड़ी बड़ी स्लीव्स होती हैं और स्पेशल ओकेजन्स पे इनको पहना जाता है। ठीक है, ये फुल लेंथ के होते हैं रोब जैसे और इनका लूज फिट होता है। यूजुअली वेडिंग्स पर पहनी जाती हैं किमोनो। किमोनो की डिजाइन और पैटर्न सीजन्स और ओकेजन्स के हिसाब से चेंज होती है और ये जापानीज कल्चर का एक सिग्निफिकेंट सिंबल है। ठीक है, तो किमोनो को ट्रेडिशनल बेल्ट जिसे ओबी कहते हैं, ओबी के साथ वियर किया जाता है और ये जापानीज हेरिटेज का एक टाइमलेस रिप्रेजेंटेशन है और आज भी ट्रेडिशनल टी सेरेमनीज और कल्चरल फेस्टिवल्स में काफी पहनते हैं लोग किमोनो को। ठीक है, एग्जाम्पल, शी वोर अ ब्यूटिफुल सिल्क किमोनो टू द कल्चरल फेस्टिवल। वो कल्चरल फेस्टिवल में एक बहुत ही सुंदर सा सिल्क का किमोनो पहन कर गई। तो किमोनो इज अ ट्रेडिशनल जापानीज गारमेंट। नेक्स्ट वर्ड इज किंडरगार्टन। किंडरगार्टन एक जर्मन टर्म है। किंडरगार्टन स्कूल्स का वो इनिशियल लेवल होता है जहाँ छोटे बच्चे, यूजुअली 4 to 6 इयर्स की एज के बच्चे प्री स्कूल एजुकेशन के लिए जाते हैं। ये जर्मन वर्ड, दो जर्मन वर्ड्स किंडर और गार्टन से मिलकर बना है। किंडर का मतलब होता है चिल्ड्रन और गार्टन का मतलब होता है गार्डन। ठीक है, तो इसका लिटरल मीनिंग होता है चिल्ड्रंस गार्डन। इसका मेन फोकस बच्चों के अर्ली सोशल, इमोशनल और एजुकेशनल डेवलपमेंट पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट में उन बच्चों को रखा जाता है जहाँ उन्हें बेसिक स्किल्स सिखाई जाती है। ठीक है, तो प्री स्कूल जैसे होता है, आजकल इंडिया में भी किंडरगार्टन्स होते हैं। ठीक है, तो वो जो प्री स्कूल टाइप होते हैं उन सबको किंडरगार्टन्स बोलते हैं जहाँ 4 से 6 साल के बच्चे जो है जाते हैं। ओके, किंडरगार्टन्स का कॉन्सेप्ट 19th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस किया गया था जो कि प्ले बेस्ड लर्निंग पर जोर देता है ताकि बच्चों का जो नेचुरल क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी है उसको नर्चर किया जा सके। ओके, एग्जाम्पल, हर सन जस्ट स्टार्टेड किंडरगार्टन एंड इज ऑलरेडी मेकिंग न्यू फ्रेंड्स। ठीक है, कि उसके बेटे ने अभी किंडरगार्टन स्टार्ट किया था, अभी जाना शुरू किया था और अब ऑलरेडी उसके फ्रेंड्स बन गए हैं। तो यहाँ पर बेसिक स्किल्स पर ही फोकस किया जाता है, जैसे सोशलाइज करना और थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सीखना। प्ले बेस्ड लर्निंग पर फोकस किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज लगून। लगून एक इटालियन वर्ड है या फिर लगूना भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसका मतलब होता है अ शैलो बॉडी ऑफ वाटर सेपरेटेड फ्रॉम अ लार्ज सी बाय अ बैरियर। लगून एक शैलो बॉडी ऑफ वाटर होती है जो सी से थोड़ा अलग होती है और अक्सर सैंड बार्स या फिर कोरल रीफ्स के थ्रू सेपरेट होती है कि सी और लगून के बीच में कोई कोरल रीफ है या सैंड है। ठीक है,
ये ज्यादातर कोस्टल रीजन में मिलती है और इसकी सेरीन ब्यूटी, बोटिंग, स्विमिंग और बाकी जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज है उसके लिए काफी पॉपुलर होती है। जैसे गोवा के बीचेस के पास भी आपको लगून देखने को मिल जाएंगे। ओके, लगून्स को ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट का इंटीग्रल पार्ट माना जाता है जहां डाइवर्स मरीन लाइफ फ्लरिश करती है। ये नेचुरल बैरियर्स जैसे मैनग्रोव्स और कोरल रीफ्स को सपोर्ट करते हैं जो कोस्टल इरोजन को रोकने में मदद करते हैं। ओके, तो इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? द क्लियर वाटर्स ऑफ द ट्रॉपिकल लगून वर परफेक्ट फॉर स्नॉकलिंग। ठीक है, ये रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए लगून्स बहुत पॉपुलर होते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज लाइट मोटिव। लाइट मोटिव एक जर्मन टर्म है। लाइट मोटिव एक रिकरिंग म्यूजिकल फ्रेज या फिर थीम होती है जो किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर, इमोशन या सिचुएशन को सिग्निफाई करती है, स्पेशली ओपेराज या फिल्म्स में। ओके, इसका मतलब लिटरल सेंस में होता है लीडिंग मोटिव, जहां एक छोटी सी ट्यून से या फिर मेलोडी रिपीटेडली यूज की जाती है टू इनहेंस स्टोरी टेलिंग। ठीक है, तो लाइट मोटिव बेसिकली वो थीम होता है, रिकरिंग थीम या फिर म्यूजिक या फिर कोई आर्ट पीस। ठीक है, एग्जाम्पल, द लाइट मोटिव ऑफ स्ट्रगल एंड ट्रायम्फ रैन थ्रू द इंटायर नोवेल। कि पूरी नोवेल में जो थीम था, रिकरिंग थीम, वो क्या था? स्ट्रगल और ट्रायम्फ, स्ट्रगल और विक्ट्री का। ओके, लाइट मोटिव का कॉन्सेप्ट जर्मन कंपोजर वैगनर ने पॉपुलराइज करा था, जो अपने ओपेराज में स्पेसिफिक कैरेक्टर्स या फिर कॉन्सेप्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिक म्यूजिकल थीम्स को यूज करता था। ओके, तो लाइट मोटिव बेसिकली रिकरिंग थीम होते हैं। नेक्स्ट इज माचो। माचो एक स्पेनिश टर्म है। माचो का मतलब होता है एग्जिबिटिंग स्ट्रॉन्ग और एग्जेजरेटेड मैस्कुलिनिटी। ठीक है, ये वर्ड भी हम कॉमन कम्युनिकेशन में, कॉमन कॉन्वर्सेशन में काफी यूज करते हैं। माचो उन लोगों को डिस्क्राइब करता है जो अपने आप को एक्सेसिवली मैस्कुलिन या टफ दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस वर्ड का मॉडर्न यूसेज अक्सर ओवर कॉन्फिडेंस या मेल ब्रवाडो को रिप्रेजेंट करता है। ब्रवाडो हमने पढ़ा था, ब्रवाडो का मतलब क्या होता है? शो ऑफ, शो या फिर प्रिटेंस ऑफ बोल्डनेस। ठीक है, तो यहाँ पर माचो जो है वो भी एक ब्रवाडो ही है, मेल ब्रवाडो है। ठीक है, कि जब जो मेन है वो अपने आप को बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करके दिखाते हैं अपनी मेस्कुलिनिटी को, तो वो क्या है? एक वो अपने आप को माचो दिखाने की कोशिश करते हैं, जहां किसी भी काम को करते वक्त अपनी स्ट्रेंथ और टफनेस को वो हाईलाइट करते हैं। तो माचोइज्म या माचिज्मो का जो कल्चर है वो लैटिन अमेरिका से एसोसिएट किया जाता है, जहां पर ट्रेडिशनल मेल रोल्स और डोमिनेंस को सोशल स्टैंडर्ड्स का पार्ट माना जाता है। ओके, तो इसको सेंटेंस में यूज करेंगे। ही ट्राइड टू इम्प्रेस हिज फ्रेंड्स विद हिज माचो एटीट्यूड एट द जिम। उसने जिम में अपने माचो एटीट्यूड को दिखाते हुए जो है अपने फ्रेंड्स को इम्प्रेस करने की कोशिश की। उसने शायद हैवी वेट्स लिफ्ट किए होंगे, ठीक है, ताकि सारे लोग जो है वो इम्प्रेस हो जाएं। नेक्स्ट वर्ड इज निर्वाणा। निर्वाणा is a Sanskrit term. Nirvana is a state of perfect peace, freedom from suffering, and spiritual enlightenment. निर्वाणा एक स्टेट ऑफ परफेक्ट पीस, हैप्पीनेस और लिबरेशन है जो स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट के बाद मिलता है। ये टर्म बुद्धिज्म और हिंदुइज्म के स्पिरिचुअल गोल से जुड़ी हुई है, जहां इंसान अपने डिजायर्स, ईगो और सफरिंग को कंप्लीटली ओवरकम करके एक हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस अचीव कर लेता है। ठीक है, तो जैसे मेडिटेशन करते वक्त जो है हमें जो सुकून मिलता है, उसे क्या है, उसकी वजह से क्या होगा? अपने निर्वाणा को अचीव कर सकते हैं, हम अपने वो परफेक्ट पीस वाले स्टेट में पहुंच सकते हैं। ठीक है, मेडिटेशन करके। निर्वाणा का कॉन्सेप्ट इंडियन रिलीजन में मोक्ष या फिर स्पिरिचुअल लिबरेशन से जुड़ा हुआ है, जहां सोल साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से फ्री हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको निर्वाणा मिल गया तो दैट मीन्स आप ये अब बर्थ लेना फिर डेथ होनी, इन पूरा जो साइकिल है लाइफ एंड डेथ का, उससे फ्री हो जाते हो। ओके, आपको एनलाइटनमेंट मिल गया, मोक्ष मिल गया। एग्जाम्पल, फॉर हर स्पेंडिंग अ क्वाइट डे रीडिंग अ बुक वाज प्योर निर्वाणा। उसके लिए एक शांति भरे दिन में, एक दिन में आराम से रीड करना बुक को, ये उसके लिए निर्वाणा है। मतलब ये उसके लिए वो पीस वाला स्टेट है, वो फ्रीडम वाला स्टेट है, जब उसे कोई सफरिंग फील नहीं होती है। नेक्स्ट वर्ड इज पिनाश।
पिनाश एक फ्रेंच टर्म है। पिनाश एक यूनिक स्टाइल, कॉन्फिडेंस और फ्लैम्बॉयंट एटीट्यूड को डिस्क्राइब करता है। ओके, जब कोई इंसान किसी भी काम को अपने डिस्टिंक्ट फ्लेयर के साथ करता है, तब हम कहते हैं कि उसे उसने पिनाश दिखाया। इसका लिटरल मीनिंग एक प्लूम या फेदर से है, जो हिस्टोरिकली फ्रेंच मिलिट्री यूनिफॉर्म में होता था। ठीक है, पिनाश। ओके, तो एग्जाम्पल, ही डिलीवर्ड हिज स्पीच विद ग्रेट पिनाश कैप्टिवेटिंग द ऑडियंस, कि उसने अपनी जो स्पीच है वो इतने एलिगेंस के साथ दी, इतने डिस्टिंक्ट स्टाइल में दी कि पूरी जो ऑडियंस थी वो कैप्टिवेट हो गई, वो पूरी ऑडियंस इंप्रेस हो गई इससे। पिनाश को मॉडर्न कंटेक्स्ट में किसी इंसान के कॉन्फिडेंट और स्टाइलिश मैनर को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जो किसी भी ऑर्डिनरी काम को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देता है। ओके, उसका पिनाश। नेक्स्ट वर्ड इज पैपराजी। पैपराजी एक इटालियन टर्म है। पैपराजी वो फ्रीलांस फोटोग्राफर्स होते हैं जो सेलिब्रिटीज की प्राइवेट और कैंडिड फोटोज को कैप्चर करने के लिए उनके पीछे पीछे घूमते हैं। ठीक है, जो मीडिया में हमें बहुत देखने को मिलते हैं। इनका मेन फोकस होता है फेमस पर्सनालिटीज के अनगार्डेड मोमेंट्स को कैप्चर करके उनके पिक्चर्स को हाई प्राइसेस पर बेचना या फिर उनको टेलीकास्ट करना। ओके, जो उनके अनसेंसर्ड मोमेंट्स होते हैं उनको दिखाना। जैसे एयरपोर्ट्स पे जो सेलिब्रिटीज होते हैं उनको देखने के लिए पैपराजी जो है खड़े होते हैं, पूरी भीड़ लगा के खड़े होते हैं ताकि वो उनकी पिक्चर्स खींच सकें जब वो एयरपोर्ट से निकले। ओके, पैपराजी कल्चर मीडिया इंडस्ट्री में एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल पार्ट माना जाता है मीडिया इंडस्ट्री का, जहां प्राइवेसी और पब्लिक इंटरेस्ट के बीच की जो लाइन है वो काफी ब्लर हो जाती है, बिकॉज वो किसी की जो प्राइवेसी है उसको रिस्पेक्ट नहीं करते, जिसकी वजह से काफी प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, जो सेलिब्रिटीज है उनको। Example, the paparazzi swarmed the actress as she exited the restaurant. के जो paparazzi थे वो एकदम से एक्ट्रेस के चारों तरफ से उन्होंने घेर लिया उसको, बेसिकली जब वो रेस्टोरेंट से निकली। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज पस्टिश। पस्टिश एक फ्रेंच टर्म है। एक ऐसा आर्ट वर्क, लिटरेचर या म्यूजिक जो दूसरे स्टाइल्स का मिक्स है। ठीक है, या किसी फेमस स्टाइल को इमिटेट करता है। ठीक है, उसे पस्टिश कहते हैं। ठीक है, ये ट्रिब्यूट या पैरोडी के रूप में भी हो सकता है। ओके, तो एक एन आर्टिस्टिक वर्क दैट इमिटेट्स द स्टाइल ऑफ अदर वर्क्स, उसे पस्टिश कहेंगे। पस्टिश का यूज आर्ट वर्ल्ड में ट्रिब्यूट के तौर पर किया जाता है, जहां ओरिजिनल आर्टिस्ट के स्टाइल को होमेज दिया जाता है, एक ट्रिब्यूट दिया जाता है। लेकिन कभी कभी ये पैरोडी बनाकर ओरिजिनल की मॉकरी करने के लिए भी यूज होता है। Example, the film was a pastiche of classic detective movies from the 1940s. कि ये फिल्म क्या था, ये एक बेसिकली मॉकरी थी, जो या फिर एक ट्रिब्यूट था जो क्लासिकल डिटेक्टिव मूवीज है 1940s की, उन सबको ट्रिब्यूट देने के लिए फिल्म बनाई गई थी। नेक्स्ट वर्ड इज पाटियो। पाटियो एक स्पेनिश वर्ड है। इसका मतलब होता है एन आउटडोर एरिया एडजॉइनिंग अ हाउस टिपिकली यूज फॉर डाइनिंग और रिक्रिएशन। घर का एक बाहर ओपन स्पेस या कोर्टयार्ड जहां लोग फ्रेश एयर और आउटडोर एनवायरनमेंट का मजा ले सकते हैं, उसे पार्टियो कहते हैं। पार्टियो अक्सर गार्डन्स या बैकयार्ड्स में बनाए जाते हैं और ये एक डाइनिंग या सोशल गैदरिंग के लिए परफेक्ट स्पॉट होता है। ठीक है, पार्टियो डिजाइन्स मेडिटेरेनियन आर्किटेक्चर से इंस्पायर होता है, जहां ओपन स्पेसेस रिलैक्सेशन और सोशलाइजेशन के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, वी एंजॉयड अ बारबेक्यू ऑन द पार्टियो ड्यूरिंग द वार्म समर इवनिंग। वार्म समर इवनिंग में हमने बारबेक्यू को एंजॉय किया पार्टियो में। पार्टियो क्या है, आउटडोर स्पेस है घर का। नेक्स्ट वर्ड, प्रिमाडोना। प्रिमाडोना एक इटालियन वर्ड है। ओरिजिनली प्रिमाडोना ओपेरा की लीड फीमेल सिंगर को रेफर करता था, लेकिन अब ये किसी ऐसे इंसान के लिए यूज होता है जो अपने आप को सबसे इंपॉर्टेंट समझता है। ठीक है, थोड़ा एरोगेंट और डिमांडिंग होता है। ठीक है, अ टेम्परामेंटल एंड डिमांडिंग पर्सन ऑफन यूज टू डिस्क्राइब अ स्पॉइल्ड और सेल्फ सेंटर्ड इंडिविजुअल। प्रिमाडोना को अक्सर ओवरली ड्रामेटिक और हाई मेंटेनेंस इंडिविजुअल्स के लिए नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत सेल्फ सेंटर्ड है, बहुत स्पॉइल्ड है, बहुत एरोगेंट है,
तो उसके लिए यूज करते हैं वर्ड प्रिमाडोना। Example, the lead actress was such a prima donna, making unreasonable demands on set. कि जो लीड एक्ट्रेस थी वो एक प्रिमा डोना थी, वो बहुत ज्यादा डिमांडिंग थी, बहुत एरोगेंट थी और बहुत सारी फालतू फालतू की डिमांड्स वो रख रही थी। नेक्स्ट वर्ड इज राज। राज तो एक हिंदी या संस्कृत का वर्ड है जिसका मतलब होता है रूल करना, रेन करना। रेन बेसिकली रूल करना ही होता है, often referring to British colonial rule in India। तो ब्रिटिश राज हम बोलते हैं, तो बेसिकली राज एक हिंदी का वर्ड है जिसको इंग्लिश में अडॉप्ट कर लिया गया है। ब्रिटिश राज वो टाइम पीरियड था जब ब्रिटिश एम्पायर ने इंडिया पर रूल किया था, यूजुअली 1858 से 1947 तक। राज का लिटरल मीनिंग रूल या फिर सोवरेनिटी होता है। ओके, ब्रिटिश राज का एरा जो था वो इंडिया की सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स में ड्रास्टिक चेंज लेकर आया था, तो इसीलिए इसको ब्रिटिश राज के नाम से रेफर किया जाता है। एग्जाम्पल, द एरा ऑफ ब्रिटिश राज लेफ्ट अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन इंडियन कल्चर। ब्रिटिश राज का जो इम्पैक्ट था वो बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग था इंडियन कल्चर के ऊपर। नेक्स्ट वर्ड इज रेनेसॉन्स। रेनेसॉन्स एक फ्रेंच टर्म है, इसका मतलब होता है रिवाइवल ऑफ आर्ट, कल्चर और लर्निंग, अ पीरियड ऑफ रिन्यूड इंटरेस्ट। ओके, रेनेसां एक कल्चरल रीबर्थ या फिर रिवाइवल का टाइम पीरियड था जब स्पेशली आर्ट, लिटरेचर और साइंस में यूरोप के 14 से 17 सेंचुरी के बीच में, मतलब साइंस, लिटरेचर और आर्ट का रिवाइवल हुआ था। ये पीरियड क्रिएटिविटी, ह्यूमैनिज्म और एक्सप्लोरेशन की गोल्डन एज माना जाता है। ओके, रेनेसां का इम्पैक्ट मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन के हर एस्पेक्ट पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो रेनेसां बेसिकली क्या है, एक रीबर्थ वाला टाइम, जब लोगों को एनलाइटनमेंट मिली, जब लोगों ने रीजन करना शुरू कर दिया। ओके, जब चर्च की जो पावर थी वो कम होने लगी, आर्ट और लर्निंग का बेसिकली एक वेव आया। ओके, रेनेसां एग्जाम्पल, the 15th century marked a renaissance in art and literature across Europe। 15th century में पूरा यूरोप जो था वो रेनेसां को एक्सपीरियंस कर रहा था, क्योंकि पूरे जो यूरोप था उसमें लिटरेचर और आर्ट का रिवाइवल हो रहा था, निकल कर आ रहे थे, लोगों का जो इंटरेस्ट था वो निकल रहा था आर्ट और कल्चर में। नेक्स्ट वर्ड इज schnitzel। schnitzel एक जर्मन टर्म है। schnitzel एक ट्रेडिशनल जर्मन डिश होती है जिसमें थिनली पाउंडेड मीट, ठीक है, मोस्टली पोर्क या फिर चिकन, ओके, ब्रेड क्रम्स में कोट करके फ्राई कर दिया जाता है उनको, और इसकी जो क्रिस्पी आउटर लेयर होती है और इसका जो जूसी टेक्सचर होता है वो लोगों को काफी पसंद होता है। ओके, तो इट्स अ थिन स्लाइस ऑफ मीट। ओके, जो कि एक डिश की तरह पर सर्व किया जाता है। ऑस्ट्रिया का जो पॉपुलर डिश है वाइनर श्निट्ज़ल, वो दुनिया भर में बहुत ज्यादा फेमस है और इसकी जो डिफरेंट वेरिएशंस है वो अलग अलग कल्चर्स में मिलती है। एग्जाम्पल, वी हैड अ डिलिशियस पोर्क schnitzel एट द बवारियन रेस्टोरेंट। तो हमने एक बवारियन रेस्टोरेंट में एक पोर्क schnitzel खाया, पोर्क वाला जो schnitzel था वो खाया। ठीक है, इट्स अ डिश, जर्मन डिश। द लास्ट वर्ड फॉर द डे इज सुनामी। सुनामी एक जापानीज टर्म है। It is basically a large and powerful sea wave caused by underwater earthquakes or volcanic eruptions। ठीक है, एक जायंट सी वेव होती है जो अंडर वाटर अर्थक्वेक्स, वॉल्केनिक इरप्शंस या लैंडस्लाइड की वजह से आती है, उसको सुनामी कहते हैं। सुनामी बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है, कोस्टल एरियाज में मैसिव डैमेज और लॉस ऑफ लाइफ का कारण बनती है। ठीक है, जैसे 2004 में जो है इंडियन ओशन में सुनामी आई थी जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डिवास्टेशन हुआ था। सुनामीज को मॉनिटर करने का पूरा अलग सिस्टम होता है जिससे पता लगा सकते हैं कि कब सुनामी आने वाली है और उसके लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। द कोस्टल टाउन्स वर डिवास्टेटेड बाय द सडन सुनामी। सडन सुनामी की वजह से कोस्टल टाउन, जो सी के पास वाले टाउन्स हैं, उनमें काफी डिस्ट्रक्शन हुआ। ठीक है, with this we come to an end of the session. Today we did 30 migratory words। हमने उनका ओरिजिन, मीनिंग और यूसेज देखा, कैसे उनको यूज किया जाता है और उनका मीनिंग क्या है, क्या उनकी सिग्निफिकेंस है। आई होप आपको सारे वर्ड्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।